हेलो सोलो लेवलिंग फैंस, आप सभी का एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां इस वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि जिन्वू ने आर्किटेक्ट को डिफीट कर दिया है, जिसने सिस्टम बनाया है। और इस पार्ट 2 के अंदर हम देखने वाले हैं कि जिन्वू किस तरीके से यूएसए का टॉप मोस्ट गिल्ड यानी कि स्केवेंजर गिल्ड के प्रेसिडेंट थॉमस एंड्रे से फाइट करता है, जो लिटरली में इस पूरी सीरीज की वन ऑफ द बैडएस फाइट्स में से एक है। वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ, इस पार्ट के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर तुम इसे मिस नहीं करना चाहते हो तो एंड तक जरूर बने रहना। बाकी चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम सभी ने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हमारा जिन्वू बेहोश हो जाता है जैसे ही वो रेड कंप्लीट करता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां वो पूरे 3 दिन बेहोश रहता है। और इसी बीच जापान के अंदर जो एस रैंक का गेट हमें देखने को मिला था, वो मल्टीपल जगहों पे आउटब्रेक हो जाता है, जिसमें से बहुत बड़े जायंट्स बाहर निकल जाते हैं और अक्रॉस द जापान फैल जाते हैं, जिसे रोकने के लिए ऑब्वियसली काफी सारे हंटर्स को अपॉइंट किया गया था, जिसमें से ऑर्लॉफ भी एक था। तो उसके साथ 2 और हंटर मारे जाते हैं और दोनों ही एस रैंक के होते हैं। अब ये जायंट बेस जापान के लिए ही नहीं, पूरे एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। तो जैसे ही जिन्वू को होश आता है, जिन्वू उसे इस पूरी रेड के बारे में बता देता है। तो जिन्वू जल्दी से जल्दी वहां जाने के डिसाइड करता है और जिन्वू को अपने साथ लेके जापान पहुंच जाता है। और वहां जाते ही वो जिमा को समन कर लेता है, जिसे उसने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी शैडो बनाया था, और उसके साथ मिलके वो काफी सारी शैडोज को डिफीट करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते जापान के अंदर जितने भी एस रैंक के गेट मल्टीपल जगहों पे आउटब्रेक हुए थे, वो सभी को डिफीट करते हुए सारे जायंट्स को डिफीट कर देता है। बस एक बॉस बच जाता है कि तभी एक डंजन से जिन्वू को काफी सारा माना रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। तो बेरू के साथ वो उस गेट के अंदर एंटर कर लेता है, जहां उसे किंग ऑफ जायंट बीस्ट एक चीन से बना हुआ देखने को मिलता है, जो खुद एक मोनार्च भी होता है। और वो जिन्वू से खुद को रिलीज करने के लिए बोलता है, और बदले में वो उसकी हेल्प करेगा आने वाली रूलर्स एंड मोनार्च से बैटल के बीच में। क्योंकि तुम सभी को पता होगा कि जो जिन्वू है वो शैडो मोनार्च का डिसेंडेंट है, या ये कहो उसकी वेसल है। तो उसकी वजह से काफी सारे मोनार्च उसके दुश्मन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शैडो मोनार्च ने सभी मोनार्च को धोखा दिया था और वो ऑलरेडी रूलर्स का भी एनिमी था। तो यहाँ पे जिन्वू दोनों का एनिमी है, जिसे वो मारने के लिए कभी न कभी आने ही वाले हैं। तो ये बीस्ट मोनार्च जिन्वू की हेल्प करेगा, ये ऐसा प्रॉमिस करता है। ऑब्वियसली जिन्वू को इस बात पे बिलीव नहीं होता है, तो वो बीस्ट जिन्वू को प्लेज ऑफ ट्रस्ट भेज देता है, जिसका मतलब ये है कि वो अब जिन्वू की हेल्प करेगा और वो जिन्वू से झूठ नहीं बोल सकता है। एंड फाइनली जिन्वू को एक ऐसा मौका मिल जाता है जहां वो बीस्ट से सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकता है, जो उसे पहले नहीं मिल पाए थे। काफी सारे मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद इवन आर्किटेक्ट के साथ भी बैटल में उसे कोई जवाब नहीं मिल पाता है, लेकिन अब उसके पास मौका होता है, क्योंकि ये बंदा एक मोनार्च है, तो ये उसके सवालों के जवाब ऑब्वियसली दे सकता है, जिससे हमें भी काफी सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे कि अब डंजन में से जितने मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, ये किंग ऑफ बीस्ट उनकी तरह नहीं है, क्योंकि ये एक मोनार्च है, तो ये फ्रीली एक्ट कर सकता है। लेकिन जो बाकी बीस्ट होते हैं जो डंजन से बाहर आते हैं, वो रूलर्स के एक तरह से स्लेव होते हैं, जो उनसे हारे जा चुके हैं, और वो टाइम टू टाइम डंजन के थ्रू इन्हें अर्थ पे भेजते हैं, ताकि अर्थ को एक बैटल फील्ड के लिए तैयार किया जा सके, काइंड ऑफ उसे बैटल फील्ड बनाया जा सके। क्योंकि तुमने देखा होगा कि डंजन के अंदर काफी सारा माना कलेक्ट होता है, जिसको हंटर्स और बाकी नॉर्मल पीपल एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो रूलर्स यही चाहते हैं कि एक टाइम पे अर्थ पे इतना ज्यादा माना रिलीज हो जाए कि वो एक बहुत बड़ी बैटल को झेल सके, जो एक रीमैच होने वाला था रूलर्स एंड मोनार्च के बीच में। अब देखो ऑब्वियसली जिन्वू इस बीस्ट को डिफीट करके अपनी शैडो नहीं बना सकता है, तो वो इसको परखने के लिए एक और सवाल पूछता है, ताकि वो इसे रिलीज करके कोई गलती ना कर बैठे, जो था कि क्या ये बीस्ट ह्यूमंस की तरफ से भी लड़ाई लड़ेगा या फिर सिर्फ जिन्वू की तरफ से। क्योंकि अगर जिन्वू इसे रिलीज करता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो जिन्वू का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता है, तो वो इस बीस्ट को मार के इस पूरी डंजन रेड को क्लियर कर देता है, एंड जिसकी वजह से जापान बच जाता है। और ये जो पूरी रेड थी, ये अक्रॉस द वर्ल्ड दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से जिन्वू पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। जबकि लास्ट टाइम जब उसने जेजू आइलैंड आप को क्लियर किया था, तो सिर्फ कोरिया उसको जानने लगा था, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड उसे जानता है। खैर जिन्वू इस पूरी रेड की वजह से लेवल 122 पे पहुंच जाता है, और इसी बीच मिस सेलनर नेशनल हंटर क्रिस्टोफर रीड को एक वार्निंग देने जाती है कि उसको कोई जान से मारने वाला है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा हंटर है जो उसे बचा सकता है, जो होता है संग जिन्वू। लेकिन ऑब्वियसली ये नेशनल हंटर है, तो ये अपने ईगो को नीचे रख के किसी और से मदद तो नहीं मांग सकता है, तो ये इस बात पे बिलीव नहीं करता है, जिसका परिणाम इसे देखने को मिलता है, क्योंकि उसी दिन मोनार्च इसको
को जान से मार देते हैं, क्योंकि ये बंदा फ्रेगमेंट ऑफ लाइट में से एक होता है। खैर, जिनवू पूरी रेड को क्लियर करने के बाद कोरिया वापस जा रहा होता है कि उसके बगल में एडम बैठा होता है, जो ऑब्वियसली कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। लेकिन एडम यहाँ आया होता है जिनवू को कुछ अपडेट देने के लिए, क्योंकि तुम सभी को याद होगा कि एक बीस्ट हंटर डंजन में से बाहर निकल जाता है, जो ऑब्वियसली और कोई नहीं जिनवू का बाप था, जिसने हवांग डोंगसो को डिफीट किया था। अब क्योंकि क्रिस्टोफर रीड मर चुका है, जिसका प्राइम सस्पेक्ट होता है हवांग संग, जो और कोई नहीं जिनवू का बाप होता है। और ये सुनने के बाद जिनवू एडम को टेलीकाइनेसिस से ऑलमोस्ट मार ही देता है, क्योंकि एक तो उसका बाप जिंदा नहीं होता है, और अगर है भी तो वो उसके बाप को एक कातिल बता रहा होता है। लेकिन एडम अपनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, और वो ये भी बताता है कि ये सारी अपडेट उसने जिनवू को क्यों दी है, क्योंकि फेडरल हंटर एसोसिएशन जिनवू के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, और वो आने वाले यूएसए कॉन्फ्रेंस में इस चीज को पब्लिकली अनाउंस करने वाले हैं। तो उससे पहले वो जिनवू को खुद ही पर्सनली बता देते हैं कि क्या होने वाला है, जिसकी वजह से जिनवू भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है आने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जितने भी गिल्ड आने वाले थे उनमें से आजिन गिल्ड भी इनवाइटेड था, और वो कोरिया को रिप्रेजेंट करने वाला था, जो कुछ टाइम के बाद ऑफिशियल भी हो जाता है। और इसके वजह से आजिन गिल्ड इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि कोरिया के बाकी गिल्ड्स के बारे में लोग बात करना ही छोड़ देते हैं। खैर, इस कॉन्फ्रेंस में जिनवू के आने का वेट दो लोग बहुत बेसब्री से कर रहे होते हैं। एक तो स्केवेंजर गिल्ड का प्रेसिडेंट थॉमस एंड्रे, ये देखने के लिए कि जिनवू कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा हवांग डोंगसो, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है। लेकिन ये सारी चीजें, और वो किसी भी तरीके से जिनवू से पंगा नहीं लेना चाहता था, ताकि उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जा सके और कभी आगे फ्यूचर में बिजनेस किया जा सके। इसलिए वो हवांग को शुरुआत में ही वार्निंग दे देता है कि डोंट मेस विद जिनवू, वरना वो उसे नहीं बचाएगा। और हम सभी जानते हैं कि हवांग की पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं है कि वो किसी की बात सुनेगा, और ये बात थॉमस भी जानता था। इसलिए जब जिनवू वहां आने वाला होता है तो वो उससे पहले उसे एक वेकेशन पे भेज देता है, ताकि सारी चीजें नॉर्मली एग्जीक्यूट की जा सके। खैर, कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ जाता है जहां एक एक करके काफी सारे नेशनल हंटर्स आने लगते हैं, और जिनवू भी पहुंच जाता है। साथ में जिनहो एंड जिनचुल भी आते हैं। जिनचुल बेसिकली हमारे जिनवू का बॉडीगार्ड बन के आता है, जो तुम्हें पता है ऑब्वियसली किसे बॉडीगार्ड की जरूरत होने वाली है, विच इज वेरी फनी, जिसके ऊपर जिनहो भी उससे काफी मजे लेता है। लेकिन जिनचुल एंड जिनहो को फेडरल एसोसिएशन अपने साथ ले जाते हैं फॉर दी हॉस्पिटैलिटी पर्पस। लेकिन एडम जिनवू को फेडरल हेडक्वार्टर्स ले जाता है ताकि वो उससे कुछ डील कर सके, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना एक नेशनल हंटर खोया है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए उन्हें उस जगह को जल्दी से जल्दी भरना पड़ेगा, जो वो जिनवू को अपॉइंट करके करना चाहते थे। और उसके लिए वो कामिस के बारे में बताते हैं, जो एक बहुत पावरफुल ड्रैगन था जिसने कभी यूएसए के ऊपर अटैक किया था, और उसकी ग्रेव उनके पास होती है, और उसका एक मैजिक स्टोन भी होता है। तो वो मैजिक स्टोन के चलते उसको लूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जिनवू को इंटरेस्ट होता है कामिस की ग्रेव के अंदर, जिसकी वजह हम सभी जानते हैं कि क्यों। तो इसीलिए वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, जिसके लिए एडम डेविड से परमिशन भी ले लेता है। लेकिन डेविड ऑब्वियसली मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मना करेगा तो रिलेशन काफी खराब हो सकते हैं। तो वो पर्सनली उसको खुद लेके जाता है कामिस के पास, और कामिस के पास जाते ही जिनवू अराइज बोल देता है और उसे अपनी शैडो बना लेता है। लेकिन अफसोस, कामिस को मरे हुए पूरे 7 से 8 साल हो चुके थे, तो वो उसको अपनी शैडो परमानेंटली नहीं बना सकता है। लेकिन कामिस अपने न्यू मोनार्च के सामने बो डाउन करता है और जाने की परमिशन लेता है, और साथ ही उसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट से बच के रहने के लिए भी बोल देता है, और उसी के साथ वो चला जाता है। तो जिनवू इससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसने एक बहुत पावरफुल शैडो को जाने दिया है। लेकिन इस चीज की भरपाई करने का वो प्रॉमिस कर देता है एडम को, क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एनर्जी फ्यूल खो दिया होता है। और ये कहते ही वो वापस चला जाता है जिनचुल और जिनवू के पास, और ये कहते ही वो जिनचुल के पास वापस चला जाता है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिनहो मिसिंग है, क्योंकि कोई फेडरल एसोसिएशन से उसको लेने आता है, ये कह के कि जिनवू उसका फेडरल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के पास वेट कर रहा है। लेकिन जिनहो वहां नहीं पहुंचा होता है, ना ही जिनवू ने उसे बुलाया था। और इस पॉइंट पे हम सभी जानते हैं कि उसको किडनैप किसने किया होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, हवांग डोंगसोंग ने, क्योंकि थॉमस एंड्रे ने उसे वार्न किया था जिनवू से पंगा लेने के लिए। लेकिन वो जिनहो से तो ले ही सकता है, क्योंकि वो भी उस रेड में मौजूद था जब उसका भाई मारा गया था। तो उसके सारे सवालों के जवाब तो जिनहो भी दे सकता है, और ये बात जिनवू भी जानता था। लेकिन जिनवू की बस एक गलती हो जाती है कि जिनवू ने जिनहो को कोई शैडो असाइन नहीं करी थी, तो वो उसके साथ शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अब उसको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि जिनहो कहाँ हो सकता है। इसलिए वो पूरी सिटी के अंदर अपनी शैडो फैला देता है, ताकि जल्दी से जल्दी जिनहो को ढूंढ सके, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली उसकी बहन ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। तो वो नहीं चाहता है कि कोई उसका अपना किसी वजह से ट्रॉमेटाइज होते हुए देखने को मिले। खैर, इसी बीच एडम स्केवेंजर गिल्ड को सारी चीजें इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद थॉमस एंड्रे खुद हवांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, साथ ही अपने सारे हंटर्स इंक्लूडिंग फेडरल एसोसिएशन
एसोसिएशन के हंटर को काम पे लगा देता है ताकि वो हवांग को जिन्हू से पहले ढूंढ सके। खैर हमें देखने को मिलता है कि हवांग जिन्हू को एक ऐसी बिल्डिंग में लेके जाता है कुछ हंटर्स के साथ जहाँ कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है, और वो वहाँ पे उसे बहुत टॉर्चर करता है। साथ ही कुछ सवाल भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हू कोई भी जवाब नहीं देता है। साथ ही में वो उसे पिस ऑफ भी बोल देता है, जिसकी वजह से हवांग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका मुंह पकड़ के सीधे दीवार में दे मारता है, और इससे जिन्हू बेहोश हो जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक हीलर मौजूद होता है ताकि वो उसको हील करके बार बार टॉर्चर कर सके। तो वो राउंड 2 शुरू करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जिन्हू की हाई ऑक वाली एक शैडो पहुंच जाती है, और ये चीज हवांग भी देख लेता है। तो वो उस शैडो को पहचान नहीं पाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी जिन्हू यूज करता है एक्सट्रैक्शन, और जिन्हू वहां आ जाता है और एक ही जोरदार मुक्के से वो हवांग को इतनी दूर फेंक देता है कि हवांग को खड़े होने में काफी टाइम लग जाता है। इस बीच वहां जितने भी हंटर्स होते हैं वो उन्हें बहुत बेरहमी से मारता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिन्हू इतना ज्यादा फ्यूरियस देखने को मिलता है जितना तो वो जिन्हा के मामले में भी नहीं देखने को मिला था। खैर जिन्हू की ब्लड लस्ट को थॉमस एंड्रे काफी दूर से सेंस कर लेता है, तो वो सभी हंटर्स को वहां पे पहुंचने के लिए बोल देता है और खुद गाड़ी में से उतर के जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करता है। तो हवांग खड़ा हो जाता है और वो जिन्हू से पूछता है कि क्या उसके भाई को उसी ने मारा है। तो जिन्हू भी लाइक तू उससे खुद ही जाके पूछ लियो, क्योंकि मैं तुझे वहीं भेजने वाला हूँ। तो हवांग काफी गुस्से में जिन्हू पे पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे जिन्हू बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही जिन्हू उसके ऊपर काउंटर पंच भी मारता है, और इससे पहले हवांग खुद को संभाल पाता या फिर खड़ा हो पाता, जिन्हू उसके फेस को पकड़ के सीधा जमीन में दे मारता है और उसके सर से उसे उठाता है। लेकिन तभी वहां थॉमस एंड्रे आ जाता है, जो हवांग को छोड़ने के लिए बोलता है, और साथ ही जिन्हू को ये भी एश्योरेंस देता है कि वो इस इंसिडेंट को यहीं दबा देगा। लेकिन जिन्हू मना कर देता है, क्योंकि जिन्हू में इस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा भरा होता है कि उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए वो हवांग को तो नहीं छोड़ने वाला है। तो थॉमस उसे ऑर्डर देता है, लेकिन जिन्हू उसे इग्नोर करते हुए हवांग को बहुत दूर फेंक देता है, विच इज लाइक जिन्हू इज चैलेंजिंग थॉमस एंड्रे कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, और ये चीज थॉमस एंड्रे को एक चैलेंज लगता है। तो वो जिन्हू के ऊपर अटैक कर देता है, और यही हवांग ने प्लान किया था, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद से जिन्हू को कभी डिफीट नहीं कर सकता है। तो वो सीक्रेटली यही प्लान कर रहा होता है कि वो किस तरीके से जिन्हू को हवांग से भिड़वा सकता है और अपना बदला ले सकता है। खैर थॉमस के पीछे उसका पूरे गिल्ड के सारे हंटर्स आके खड़े हो जाते हैं, और उसी वक्त पे जिन्हू भी अपनी सारी शैडोज को समन कर लेता है, और वो इग्निस को जिन्हू को यहाँ से लेके जाने के लिए बोल देता है ताकि उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अब एक तरफ यूएसए के सारे हंटर्स हैं, दूसरी तरफ जिन्हू की सारी शैडोज खड़ी हैं, जिसके साथ मोस्ट इंटेंस बैटल मोर देन जिन्हू वर्सेस बेरू बिगिंस, जहां थॉमस को अब हवांग से कोई मतलब नहीं होता है, उसे बस जिन्हू का घमंड तोड़ना होता है और ये बताना होता है कि कौन है थॉमस एंड्रे। जिससे पहले वो जिन्हू को एक आखिरी मौका देता है सरेंडर करने का, लेकिन जिन्हू भी लाइक फक ऑफ, जो लिटरली में इतना ज्यादा बैडएस पैनल लगता है, और ये मेरा पर्सनली पूरी सीरीज का वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट में से एक होता है। लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, और इसी के साथ बैटल बिगिंस। अब सभी शैडोज और हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं, तो थॉमस अपना पावर ऑफ कर लेता है और सभी शैडोज को डिफीट करता हुआ सीधा जिन्हू की तरफ पहुंच जाता है। तो जिन्हू उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी खरोच नहीं आती है। तो थॉमस उसे हिट करके फेंक देता है और ये बोलता है कि उसे क्या लगता था कि नेशनल हंटर्स कोई मजाक है। तो जिन्हू टेलीकाइनेसिस को यूज करके थॉमस को सप्रेस कर देता है और साथ ही उस पे काफी तगड़े पंच लैंड करता है, जिससे थॉमस काफी दूर जाके गिरता है, और इससे पहले वो होश संभाल पाता, जिन्हू उसके करीब आके उसके ऊपर अपने और उसके बीच के स्ट्रेंथ के डिफरेंस को दिखा देता है, और एक बार फिर से इतनी जोर से हिट करता है कि थॉमस सीधा छत से टकरा जाता है। लेकिन वो इस बैटल में अभी तक ऑल आउट गया नहीं था, और अब वो डिसाइड करता है अपने पूरी पावर को यूज करने का, जिसके बाद वो फुल रीइंफोर्समेंट मैजिक को यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को एक आर्मर से कवर कर लेता है, क्योंकि वो भी एक फ्रेगमेंट ऑफ लाइट का मेंबर होता है, विच मीन्स कि वो भी एक रूलर का वेसल है। और इस आर्मर को यूज करने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है कि वो बड़े आसानी से जमीन को उखाड़ देता है और एक ब्लैक होल टाइप का अटैक यूज करता है। तो उसकी फोर्स से बचने के लिए जिन्हू कमांडर स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उसे आसानी से डॉज कर देता है। लेकिन थॉमस फुल फोर्स के साथ जिन्हू की तरफ बढ़ने लग जाता है, और जिन्हू अपने सिर्फ किक से ही उसे रोक देता है और उसे पीछे पुश कर देता है, और साथ ही अपनी कमांडर स्किल्स को यूज करके हेड ऑन पंचेस के साथ क्लैश करता है, जहां ऑब्वियसली जिन्हू ज्यादा पावरफुल था। तो उसकी स्ट्रेंथ से थॉमस का आर्मर टूटने लग जाता है और वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है।
लेकिन थॉमस एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और जिनवू पे अटैक करता है, जिससे जिनवू डॉज कर लेता है और अपने घुटने से उसके पूरे आर्मर को तोड़ देता है। जहां अब तक सिर्फ स्क्रैचेस आए थे, अब पूरा आर्मर टूट चुका है। तभी एडम वहां पहुंच जाता है ताकि इस फाइट को रोक सके, लेकिन जिनवू पंचेस मारता चला जाता है, इतने ज्यादा कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन थॉमस भी हार मानने को राजी नहीं होता है, तो वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे जिनवू डॉज कर लेता है और उसे करने भी नहीं देता है। और साथ ही वो उसकी बॉडी को यूज करके उसी पे एक स्लैम दे मारता है और दोबारा से उसके ऊपर पंचेस की बारी शुरू कर देता है। एंड इसकी वजह से फाइनली एंड्रे हार मान लेता है, जो देख के वहां मौजूद हर हंटर शॉक हो जाता है कि कैसे एक नए हंटर जिनवू ने थॉमस एंड्रे को डिफीट कर दिया है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हंटर है नेशनल हंटर्स में से भी एक। तो काफी सारे हंटर्स वहां आ जाते हैं और थॉमस को हील करना शुरू कर देते हैं। वहीं जिनवू बेरू के साथ अपनी पोजीशन स्विच कर लेता है ताकि बेरू जिन्हो को हील कर सके। वहीं हवांग ऑलरेडी मर चुका होता है और जिनवू ने उसे एक शैडो बना लिया होता है, जहां वो एक जनरल रैंक के शैडो देखने को मिलता है, जस्ट लाइक बेरू की तरह। तो उसका नाम जिनवू ग्रीड रख देता है, क्योंकि वो पावर और रिवेंज की लालच में ही रहता है हमेशा। खैर, अगले दिन कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और सभी को पता चल जाता है जो फाइट हुई थी। तो जिनवू और भी ज्यादा स्पॉटलाइट में आ जाता है, जहां कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डॉक्टर साइंटिस्ट आता है और वो बताता है कि कुछ एरियाज में काफी सारा माना इकट्ठा हो चुका है और ऐसे 9 प्लेसेस होती हैं, जिसमें से कोरिया भी एक होती है। तो सब जिनवू को घूरना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद डेविड प्रेजेंटेशन लीड करता है और वो क्रिस्टोफर रीड की डेथ के बारे में अनाउंस कर देता है, जो अभी तक लोगों को पता नहीं थी। तो सबका शक जो है वो जिनवू की तरफ जाता है। ऑब्वियसली और कौन ही नेशनल हंटर को डिफीट कर सकता है, लेकिन डेविड सबको बता देता है कि जिनवू को घूरने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मैटर का जो प्राइम सस्पेक्ट है वो एक हंटर है, जो अभी रिसेंटली एक डंजन के अंदर से अपीयर हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली वो उसके नाम को रिवील नहीं करता है, क्योंकि वो जिनवू से पंगा नहीं लेना चाहता था। और आफ्टर थॉमस वर्सेस जिनवू की फाइट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, वो ये चीज जरूर बता देता है कि उसका फेस जिनवू से जरूर मिलता है। लेकिन हाँ, फोटो देखने के बाद हर किसी मेंबर को वहां पे पता चल जाता है कि इसका कुछ तो रिलेशन है जिनवू के साथ में, क्योंकि फेस काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। तो चेवन का 7 स्टार एस रैंक का हंटर, जो एक नेशनल हंटर भी है, यानी कि लुई जिहांग, वो सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि इस हंटर का जिनवू के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं डरता है जिनवू से। तो अब डेविड को सबको बताना पड़ता है कि ये जिनवू का डैड है, जिसके ऊपर लुई जिहांग सीधे जिनवू से सवाल पूछता है कि अब तुम क्या करोगे संग जिनवू। तो वो बताता है कि अगर ये मैटर सच है तो डेफिनेटली वो उस बीस्ट को जरूर हॉन्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो सच में उसके डैड हुए तो वो उसके सामने पूरी दुनिया ही क्यों ना खड़ी हो जाए, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहेगा। और ये चीज उसने पूरी कॉन्फ्रेंस में, जहां 500 से ज्यादा हंटर्स हैं, 110 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उनके सामने अनाउंस किया है। तो तुम समझ सकते हो कि उसमें कितने ज्यादा गट्स हैं। खैर, कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। यही कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा होता है, जिसके बाद एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती है सभी हंटर्स के लिए, जहां पे एडम मिस सेलनर से एक बार फिर से हमारे जिनवू की मुलाकात करवाता है, जहां मिस सेलनर उसे बताती है कि काफी सारे नेशनल हंटर्स अब खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि उनको कुछ बीस्ट हॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को सिर्फ तुम बचा सकते हो। तो ऑब्वियसली जिनवू इस बात पे एग्री नहीं करता है और वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन वो अच्छा इंसान तो है ही, तो वो बोल देता है कि ठीक है, जो भी हंटर्स मुझसे मदद मांगने आएगा मैं उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसी पार्टी के अंदर वो सभी हंटर्स, जितनी भी उसे लिस्ट दिखाई जाती है, जो एडम उसे लिस्ट देता है, वो सभी को एक शैडो असाइन कर देता है, ताकि जिनवू को पहले ही पता चल जाएगा फ्यूचर में कि कौन दोस्त है, किसे बचाना है और कौन दुश्मन है। खैर, इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें पार्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं जिनवू वर्सेस बाकी रिमेनिंग 8 मोनार्च की बैटल को, जहां पे तुम्हें जिनवू की काफी सारी चीजें पता लगने वाली हैं, जहां पे सोलो लेवलिंग भी एक्चुअल में क्या है वो भी एक्सप्लेन होते हुए देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट इस सीजन 3 का फिनाले भी होने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर तुम वो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।